हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सविता जैन जी के साथ, जो कि MBBS MD मेडिसिन, DNB, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। एक्स कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ है, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड DMC हॉस्पिटल लुधियाना है। शुगर के मरीजों के लिए डॉक्टर सविता जैन जी किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर सविता जैन जी SCF नंबर 9 अगर नगर लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सविता जैन जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सविता जैन जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से लोगों को शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से निजात दिला रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब प्लस के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपना करियर शुरू किया और आज बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो प्री डायबिटिक थे और उनको बिना मेडिसिन के साथ ही वो अपनी जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर सविता का जब नाम आता है तो ये लोगों को लगता है कि वो शुगर बचाने वाली डॉक्टर है, दवाई से हमें बचाने वाली डॉक्टर है। क्यों ऐसा आपके बारे में लोग सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कहने के लिए। पर मैं ये कहूँगी, मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि हमारे हाथ में तो चीज़ें 20% ही होती हैं, 80% पेशेंट्स के हाथ में होता है। डायबिटीज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली हमारी यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसका मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल। तो इसमें लाइफस्टाइल ठीक करके हम बहुत केसेस में प्री डायबिटीज़ को, इवन डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम बहुत अर्ली स्टेजेस में प्रॉपरली उसको पकड़ के और अच्छा लाइफस्टाइल चेंज कर लें। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारा क्रेडिट मेरे पास नहीं जाता, ये इसमें बहुत सारा क्रेडिट पेशेंट्स के ऊपर भी जाता है कि उनकी अपनी मेहनत होती है कि वो अपना अच्छा लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और अपना प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। सविता जी, जैसे अभी हम अगर नगर के B ब्लॉक में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपने एक बहुत ही बढ़िया जो है अपना सेंटर खोला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेंटर में आप कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं? जैसे हमने देखा कि लैब टेस्ट भी लिखा हुआ है कि यहाँ लैब टेस्ट भी हो सकता है कि पेशेंट सुबह आए और अपना सारा जो है अपनी चेकअप करा के और आराम से जो है मेडिसिन लेकर अपनी। जी देखिए, ये नया क्लिनिक मेरा खोलने का यही मकसद था कि क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक ही रूफ के अंडर मैं डायबिटीज़ की जितनी हो सके फैसिलिटीज़ दे सकूँ। तो हमने यहाँ पे जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि जो लैब टेस्ट हैं वो पेशेंट के घर से ही सैंपल कलेक्ट करें मॉर्निंग में। एटलीस्ट जो लोकल पेशेंट्स हैं उनके घर से अगर सुबह सुबह सैंपल फास्टिंग में कलेक्ट हो जाए तो रिपोर्ट्स भी टाइमली आ जाती है। और बहुत बार जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स लंबा टाइम फास्टिंग नहीं रह पाते, तो हम उनको क्लिनिक आने के लिए नहीं बोलते फास्टिंग के लिए, तो उस फास्टिंग सैंपल्स हम घर से कलेक्ट करा लेते हैं। बाकी जो टेस्ट हैं, जैसे हम ECG करते हैं यहाँ पे, डायबिटिक फुट के लिए, पैरों के लिए स्पेशली हम चेकअप करते हैं कि डायबिटीज़ का कोई हमारी नसों पे असर तो नहीं है। इवन हमारे पास एक मशीन है जो लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर है HbA1c, जिसकी 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। तो जैसे जिन पेशेंट्स को सारे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, फॉलोअप पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ हमें HbA1c चाहिए, उनको फिर हम इमीडिएटली कंसल्टेशन के टाइम पे ही 5 मिनट में ये रिपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे डायबिटिक फुट वाले पेशेंट्स जिनको लगता था कि शायद हमारी जो टांग या अंगूठा कटाना ना पड़ जाए, उन लोगों को भी आपने रिवर्स किया है। क्या कहना चाहेंगे कि डायबिटिक फुट वाले भी जो लोग हैं, अगर वो उस स्टेज पे जब उनको मतलब जब अवेयरनेस है उनको थोड़ी सी, तब आ जाए तो कोई प्रॉब्लम मतलब उनको भी ठीक हो सकती? देखिए, डायबिटिक फुट एक बहुत ही सेंसिटिव प्रॉब्लम होती है। इसमें पेशेंट्स का टाइमली आना बहुत ज़रूरी होता है। तो डायबिटिक फुट जो है वो कई कारणों से हो सकता है। डायबिटीज़ में जैसे हमारी नसों पे असर होता है, उसकी वजह से हो सकता है। कभी इन्फेक्शन उसके ऊपर से हो जाती है, चोट लगने की वजह से। जनरली क्या होता है कि नसों पे असर होने की वजह से चोट का पता नहीं लगता, और चोट लगती है तो उस पर इन्फेक्शन होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें बहुत सारे लोगों का काम होता है, एक्चुअली टीम वर्क होता है जब हम करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत बार दाखिल भी करते हैं ताकि सारी टीम देखती रहे पेशेंट्स को। इन पेशेंट्स को कई बार हमें इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स के भी देने पड़ते हैं। छोटी मोटी जो जख्म की सफाई भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार इन पेशेंट्स में ब्लॉकेज भी होती है, तो उसके लिए भी कई बार हमें ब्लड थिनर इंजेक्शंस या टेबलेट्स देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि डायबिटिक फुट का जो है, जब शुगर बंदे को हो जाती है और पता चल जाता है शुगर का,
तो डायबिटिक फुट और ये जो जैसे आंखों के ऊपर इफेक्ट है, किडनी के ऊपर इफेक्ट है, तो इस सभी चीज़ों के टेस्ट हैं जो बंदे को जब शुगर हो जाए, क्योंकि ये साइलेंट किलर है, बताती तो है ही नहीं, एकदम से ही फिर पता चलता है कि ये हो गया। जी, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि ज़्यादा कॉमन है, 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि जिस दिन पता चला कि टाइप 2 डायबिटीज़ है उसी दिन से हमें कॉम्प्लिकेशंस का चेकअप शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत केसेस में ऐसा भी है कि सालों साल हमें पता नहीं लगती, कोई जैसे 50% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं देती। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार हमें डायबिटीज़ भी पता चली और साथ ही हमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी पता चली कि किडनीज पे ऑलरेडी असर हो गया था, डायबिटीज़ तब पता चली या आंखों पे असर हो गया था। तो टाइप 2 डायबिटीज़ अगर है तो पहले दिन से ही हमें कॉम्प्लिकेशंस का चेकअप कराना है, और इसमें हमें सिम्टम्स होने की वेट बिल्कुल नहीं करनी। बहुत बार जब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आंखों का चेकअप कराना है तो उनका जवाब होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, जब प्रॉब्लम नहीं है उस स्टेज पे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आमतौर पे हम ट्रीटमेंट से भी उसको रिवर्स नहीं कर पाते। अगर डायबिटीज़ की वजह से आपकी आंखों पे असर है और आपकी विजन कम हो गई है, निगाह कम हो गई है, तो ट्रीटमेंट से हम सिर्फ उसको टिका के रख सकते हैं या बढ़ने से रोक सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। पर अगर हम उसको प्रॉब्लम आने से पहले पकड़ लें कि वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है और आने वाली है, और उस स्टेज पे अगर हम उसको ट्रीट कर दें तो हम विजन कम होने से रोक सकते हैं। सेम किडनीज़ के लिए भी है कि किडनीज़ की भी प्रॉब्लम जनरली हमें पता चलती है जब काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। जो सिम्टम्स आते हैं जैसे स्वेलिंग आना पैरों की या फेस की या यूरिन कम होना, तो उसके लिए भी टाइम टू टाइम टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम साल में एक बार ये सारे टेस्ट करवा लेते हैं कि आइज़ का, किडनीज़ का। यंग लोगों में अगर शुगर बहुत अच्छी है तो 2 साल में एक बार भी करवा सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि साल में एक बार ये चीज़ें सारी टेस्ट हो जाएं। दर्शकों, जैसे आज हम बने हुए हैं डॉक्टर सविता जैन जी के साथ, जो कि समय समय पर पंजाब प्लस के साथ अटैच होते रहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बार किसी भी अंग के ऊपर आपका इफेक्ट आ गया, उसको हम लोग आगे बढ़ने से रोक सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के लिए जब भी आपका किडनीज, जब आपको शुगर होगी, क्योंकि ये नामराद बीमारी मानी जाती है, अगर आपको एक बार शुगर होगी तो आपको जरूर किसी ऐसे डॉक्टर के साथ, ये नहीं है कि मैंने ये ले लिया, वहाँ आया था ऐड, मैंने वो चीज़ खा ली, बल्कि आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ जो इफेक्ट्स जिसके पास है, जिसके पास शुगर के लिए एंडोक्राइन की हर तरह की नॉलेज है, उसी डॉक्टर से आप संपर्क करें। क्या कहना चाहेंगे स्मिता जी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और नंबर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वैसे कम है, पर आप जिसको भी दिखा रहे हैं, चाहे आप फिजिशियन को दिखाएं या एंडोक्राइन, एक प्रॉपर डिग्री होनी ज़रूरी है। और कभी भी मिक्स नहीं करें। बड़े लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम एलोपैथिक भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं या होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, तो कभी भी मिक्स नहीं करें मेडिसिन को। अगर आपने होम्योपैथिक लेनी है तो अकेली होम्योपैथी लें, अगर आपने आयुर्वेदिक लेनी है तो अकेली आयुर्वेदिक लें। बिकॉज हमें नहीं पता, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक मेडिसिन का नहीं पता कि वो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगी। तो मेडिसिन कोई भी लें पर मिक्स नहीं करें। और दूसरा, अपनी शुगर की जांच ज़रूर करते रहें। ये नहीं कि मेडिसिन ले ली और उसके बाद बस मेडिसिन खाते रहे और चेक नहीं कराया, क्योंकि चेक कराए बिना हमें पता नहीं लगेगा कि शुगर ठीक चल रही है कि नहीं। तो अगर आपकी शुगर ठीक चल रही है, शुगर ठीक चल रही है मतलब कि आपकी फास्टिंग शुगर भी ठीक होनी चाहिए, खाने के बाद वाली शुगर भी ठीक होनी चाहिए, और 3 मंथ्स का एवरेज HbA1c भी ठीक होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि या तो शुगर चेक ही नहीं करते या फिर सिर्फ फास्टिंग चेक करते रहते हैं और उसी के बेसिस पे वो अपना सालों साल सेम दवाई लेते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना टाइम टू टाइम चेक कराते रहें। अगर आपकी शुगर नॉर्मल चल रही है तो कोई भी दवाई ले रहे हैं, दैट मीन्स वो सूट कर रही है तो आप लेते रहें, और अपने कॉम्प्लिकेशंस का चेकअप ज़रूर कराते रहें साल में एक बार। तो पर अगर आपकी शुगर्स ठीक नहीं चल रही हैं तो अपनी दवाई चेंज करने के लिए वेट नहीं करें। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि HbA1c जो टेस्ट है वो ये कंफर्मेशन है, क्योंकि लोगों को ऐसे तो बंदे ने जब खाया कहते 3 घंटे बाद फिर वो भूल जाता है, और HbA1c तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है और जो यहाँ 5 मिनट में होता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि लोग कहते हैं कि इसकी 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, 3 घंटे, लेकिन आपका 5 मिनट के बाद ही। जी, आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि अब हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो हमें जल्दी रिपोर्ट दे देती हैं।
क्योंकि आजकल के टाइम में ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल हो गई है, तो पेशेंट्स को दोबारा आना बहुत मुश्किल है रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को एक ही बार आना पड़े। वही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि चलो सैंपल्स अगर हम घर से कलेक्ट कर लिए तो पेशेंट को एक ही बार रिपोर्ट्स के साथ बुलाएं, ताकि चक्कर बार बार नहीं लगे। और जो HbA1c टेस्ट है ये कराते रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम शुगर चेक कराते हैं, बहुत सारे लोग जब उनको पता है कि उन्होंने शुगर चेक करानी है तो वो जनरली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उससे पहले 1-2 दिन ध्यान से खाते हैं ताकि शुगर ठीक आए उनकी। तो ये HbA1c हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आपकी चोरी पकड़ लेते हैं कि आपने बीच में क्या किया है, पिछले 3 महीने में क्या किया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि शुगर और हार्ट जिनका एक घी खिचड़ी का रिश्ता है, और जो लोग शुगर से ग्रस्त हैं उनको ब्लड प्रेशर, उनको हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे आपने किडनी का बताया, आंखों का बताया, पैरों का बताया, लेकिन हार्ट वाला भी जो है बहुत साइलेंट डेथ्स जो है, साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं जो शुगर के साथ ज़्यादा देर होने के साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए डायबिटीज़ में एक्चुअली हार्ट डिजीज़ ही है जो सबसे ज़्यादा डेथ्स का रीज़न है। जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, आइस की प्रॉब्लम या किडनीज़ की, वो आमतौर पे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेंगी। पर जो हमारी लाइफ स्पैन है वो ज़्यादातर डायबिटिक्स में जो डेथ का रीज़न है वो हार्ट डिजीज़ ही रहता है। एक डायबिटिक में हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क एक नॉन डायबिटिक से 2 से 4 गुना ज़्यादा रहता है। तो यही रीज़न है कि डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, बाकी चीज़ें जो हार्ट की प्रॉब्लम करती हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब को भी बार बार चेक कराना बहुत ज़रूरी है और कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। तो एज सच डायबिटीज़ में हार्ट के टेस्ट सारे डायबिटिक्स के हम हमेशा नहीं कराते। हम लोग रेगुलर जो कराते हैं वो है लिपिड प्रोफाइल और ECG कर सकते हैं, पर ECG भी बार बार कराना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, पर इसमें एक ये भी है कि डायबिटीज़ में जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत बार साइलेंट भी हो सकती है। तो और बहुत बार जो सिम्टम्स है वो एटिपिकल भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हमें गैस ज़्यादा बन रही है, एसिड बन रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, या जैसे जॉ में पेन है, नेक में पेन है, बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर हमें ज़रा सा भी शक हो तो हम इसके आगे टेस्टिंग कराते हैं। जैसा आमतौर पर ये देखा गया कि शुगर वाले पेशेंट हैं उनको लगातार चाय के साथ भाई इसने बेचारा शब्द जो यूज़ करके पकौड़ियाँ दे दी, उनको मसाले वाली दाल, नमकीन चीज़ें दे दी जिनमें बहुत ज़्यादा घी और नमक जो है लगा रहता है। क्या कहना चाहिए, अगर शुगर होगी तो आपको अपना उस तरह का भी ध्यान रखना कि आपने ये नहीं कि मीठा नहीं खाना, चाहे तो आपने फीकी पी और उसके साथ इतना ज़्यादा भुजिया खा लिया और वो खा ली। हाँ, ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि और वो इसको काउंट भी नहीं करते। बड़ी बार जब हम डाइट के बारे में पूछते हैं तो वो 2-3 बार पूछने पे ही धीरे धीरे बताते हैं कि हम लोग नमकीन खा लेते हैं या सेमियाँ। आमतौर पे जितनी ये चीज़ें हैं, एक तो मैदे की बनी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, दूसरा तली हुई होती हैं और तीसरा नमक इनमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। आजकल मार्केट में बहुत सारे डाइट स्नैक्स आते हैं, रोस्टेड चीज़ें आती हैं, सीड्स आते हैं, तो वो चीज़ें आप ले सकते हो, पर उनकी भी क्वांटिटी लिमिटेड लेना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में एक ये बात याद रखनी चाहिए कि हम कहते हैं कि जो डाइट कंट्रोल भी हम कहते हैं, एक्चुअली अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो डायबिटिक पेशेंट भी कुछ भी ले सकते हैं, बट जो चीज़ें नुकसान करती हैं, डायरेक्ट शुगर्स हैं या फ्राइड फूड है या मैदे की चीज़ें, वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होना, कि रोज़ रोज़ नहीं लेना। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो 15-20 दिन में कभी एक बार, या मीठी चीज़ें हैं तो फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी कम रखें तो वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत बार क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जब आते हैं तो उनकी फैमिली उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि सिर्फ वो अपनी डाइट चेंज करें। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जनरली हम फैमिली में एक पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी डाइट चेंज करें। जो ये चीज़ें हम बताते हैं, जैसे जो एक्चुअली डायबिटिक डाइट जस्ट एक हेल्दी डाइट है जो सबको लेनी चाहिए, चाहे डायबिटीज़ है चाहे नहीं। और स्पेशली अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, सपोज फादर को डायबिटीज़ है, तो बच्चों को भी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी आगे जाके डायबिटीज़ का रिस्क है और छोटी एज में है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे आ रही हैं, हम लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब ज़्यादा है और जो डायबिटीज़ होने की एज है वो कम होती जा रही है।
तो यही रीज़न है, हम कहते हैं कि जो चेंजेस करने हैं डाइट में वो एक बंदे ने नहीं करने, सारे फैमिली ने करने हैं। ऐसा उसके साथ साथ थायराइड की बात कर लें, आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को नई जिंदगी दे रहे हैं। थायराइड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि थायराइड कई बार आजकल हर्डल बना हुआ है इनफर्टिलिटी के लिए। आजकल थायराइड जो है, पीसीओडी और ये जो नई नई जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही हैं थायराइड के कारण, क्या करेंगे? थायराइड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केसेस आजकल आ रही हैं। एक रीज़न उसका ये भी है कि हम लोग टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आजकल हर बंदा मतलब अपने रूटीन चेकअप के लिए लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि अपना एज है, चलो 30+ है या जो भी, हर साल अपने रूटीन चेकअप करा लें। तो बहुत केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको रूटीन चेकअप पे पता चलता है। उन केसेस पे सब में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मेडिसिन देनी है कि नहीं। जो आप इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी या पीसीओएस, ये थायराइड के कारण नहीं है एक्चुअली, ये इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं। थायराइड के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, पीसीओएस नहीं। पीसीओएस एज सच आजकल कॉमन है। उसका एक रीज़न हमारा खाना पीना है। उस मतलब पीसीओएस भी जो है वो डायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जीन्स भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जिन लोगों में जैसे फैमिली हिस्ट्री है पीसीओएस की, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के। और उसके बाद अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो पीसीओएस के सिम्टम्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और पीसीओएस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो जैसे आपने अपने माइंड में ये ठान ली थी जब भी आप डॉक्टर बने थे शुगर के, क्योंकि आपकी फैमिली में थी, और आपने ये सोच लिया था कि मैंने लोगों को शुगर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने देनी, और उसके लिए अब आप एजुकेशन सेल की तरह अपना एक चैनल भी आपने बनाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पेशेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी मानती हूँ मैं। जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि पेशेंट्स के हाथ में बहुत हद तक चीज़ें रहती हैं। तो जब भी पेशेंट्स हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो एक बारी में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट कई कंसल्टेशंस में भी कई चीज़ें नहीं बताई जाती। डायबिटीज़ में समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो यही रीज़न है कि मैंने अपना एक चैनल शुरू किया था, यूट्यूब पे है मेरा ये चैनल, मास्टर योर हेल्थ के नाम से, जिसमें कि मैं हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। और इसमें प्रैक्टिकल टिप्स ज़्यादातर रहते हैं पेशेंट्स को, कि रिकग्नाइज कर सकें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं या किस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। मास्टर योर हेल्थ जी। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।